हाय गाइस, वेलकम टू फ्लरिश विद पाय। बच्चे का जन्म एक नेचुरल प्रोसेस है और डिलीवरी के बाद एक माँ का रिकवर होना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। एक माँ को जितनी केयर मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। साथ ही उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर होना है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अभी अभी माँ बनी हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आपके आसपास या फिर आपके सर्कल में कोई प्रेग्नेंट है या अभी माँ बना है तो आपको उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए और उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इन सब में हमारी जो मदर होती हैं और जो मदर इन लॉ हैं उनका बहुत सपोर्ट होता है, वो बहुत हेल्प करती हैं और ऐसे में उनकी हमें हेल्प लेने में कोई झिझकना भी नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कि वो मेरी मदर इन लॉ हैं तो मैं उनसे कैसे काम के लिए कहूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको उनसे मदद ज़रूर लेनी चाहिए। उनके जो नुस्खे होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। उन्हें आज़माने में ये बेनिफिट होता है कि हमारी जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो पुराने ज़माने के नुस्खे हैं, मैं ये कैसे इस्तेमाल करूँ या मैं कैसे अपनाऊँ। ऐसा नहीं है, इसे ज़रूर आप आज़माइए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ये जो 40 डेज़ होते हैं आफ्टर डिलीवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर जो आपका यूट्रस है वो जो एक्सपेंड हुआ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं वो उनको वापस स्ट्रेंथ मिल रही होती है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, इसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी अच्छे से अच्छी केयर करनी चाहिए। मेरी मॉम कहती हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का भी नया जन्म होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक कंप्लीट चेंज के साथ गुजर रही होती है। बाहर से तो होता ही है लेकिन इंटरनली ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। किसी कारणवश अगर कोई अपना ध्यान नहीं रख पाता है इस टाइम पर और केयर नहीं कर पाता है तो उसे अभी तो नहीं लेकिन हाँ आगे जाके प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि उन्हें सिर दर्द की शिकायत होती है, किसी की आइज़ वीक हो जाती है, किसी के जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। वो उस वक्त नहीं होता है लेकिन हाँ धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी केयर करके हम उन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मम्मी के नुस्खों से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको उससे बेनिफिट होता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। डिलीवरी के टाइम आपको स्टिचेस लगे हुए होते हैं तो सब लोग कहते हैं कि आप रेस्ट करो, फीड कराओ, रेस्ट करो, फीड कराओ, रेस्ट करो, बट ये गलत है। आपको भी थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस्ट ही कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बीमार वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, बहुत ही डिप्रेसिव सा महसूस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मूव करना ज़रूरत है। बॉडी को मूवमेंट बहुत ज़रूरी है जिससे आपके जॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव रहें, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता रहे, आपकी जो बॉडी है वो एक फ़्लो में रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मूवमेंट करें। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं काम करना चाहिए लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जैसे बच्चे के कपड़े तय लगा के आपने अलमीरा में रख दिए या फिर बच्चे का छोटा मोटा काम कर दिया, 2-4 मिनट वॉक कर ली और फिर बैठ गए, फिर रेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सिर्फ सो ही रहे हैं, रेस्ट ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आफ्टर डिलीवरी। ये ओवरऑल प्रेगनेंसी तो रहता ही है, साथ ही डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम जारी रहती है। तो जब तक एक बार भी आपको मोशन नहीं आ जाता ना, डॉक्टर आपको डिस्चार्ज भी नहीं करते हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम घर जाकर ना हो, क्योंकि आपको स्टिचेस लगे हुए होते हैं, वो खुल ना जाएं। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखकर डॉक्टर ऐसा करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप फाइबर से रिलेटेड जो भी फूड डाइट है वो ले सकते हैं। पपीता खा सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बोलूँ तो मैं क्या करती थी, एक बॉटल ल्यूकवार्म अजवाइन वाटर अपने पास रखती थी और उसे सिप करके पूरा दिन पीती थी। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं, चाहे तो एक बॉटल में बड़ी इलायची डाल कर रख सकते हैं और चाहे तो जीरा वाटर ले सकते हैं, क्योंकि अजवाइन वाटर काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता है।
गर्मी हो जाती है बॉडी में, उनके दाने हो जाते हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो ना करके अगर आप इन तीनों में से कुछ भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इससे आपको फीडिंग में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और अजवाइन का है पानी या फिर जीरे का पानी है, वो आपके लिए फीडिंग में भी हेल्प कराता है। तो आपकी ये चॉइस है, आपकी बॉडी की चॉइस है कि आपको क्या पीना है। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको गैस की प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी के बाद सब लोग कहते हैं कि अपने कानों को कवर करें, अपने हेड को कवर करें, हेड टू टो अपने आप को कवर करके रखें। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत वीक होती है और हम अगर उस वक्त इन सब चीज़ों की केयर करते हैं तो हमें आगे चलकर जैसे हेडेक हो गया उसकी शिकायत नहीं होती है, जॉइंट पेन उसकी शिकायत नहीं होती है। तो मैं अपनी कहूँ तो मेरी डिलीवरी दिसंबर में हुई थी और मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ नहीं पड़ती है। फिर भी मैं अपने हेड को पूरा दुपट्टे से कवर करके रहती थी, अपने आप को पूरा मैंने कवर करके रखा हुआ था, जिसका बेनिफिट मुझे अभी पता चल रहा है। तो ये ज़रूर कीजिए और अपने आप को पूरी तरीके से कवर रखें ताकि आपको जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो ना फेस करनी पड़े। ऑयल मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी फ़ेज़ के लिए। इससे मुझे तो बहुत हेल्प मिली। सब कहते हैं कि 2 महीने करवाने चाहिए मसाज, और मैंने 2 महीने करवाई है और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। ऑयल मसाज से आपको जो बेनिफिट्स होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपका जो लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उन सबको स्ट्रेंथ मिलती है। आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया होता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑयल मसाज। साथ ही अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी में आप नेक्स्ट डे से मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन है या फिर सिजेरियन है तो स्टिचेस के आसपास मसाज ना करें। बाद में हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद से आप मसाज करवाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टिचेस के आसपास अगर करवाएंगे तो आपको आपके जो स्टिचेस हैं वो खुलने का डर रहता है, इसलिए अवॉइड करें कि स्टिचेस के आसपास ना करवाएं। आप बाकी पूरी बॉडी पे मसाज करवा सकते हैं। डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो आपको 6 महीने के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन और कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है तो मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको सप्लीमेंट्स, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उन्हें 6 महीने तक जो भी कोर्स उसका होता है उसका कंप्लीट करना चाहिए। इससे आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलता है, तो उसको बीच में ना छोड़ें। अपनी जो भी सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर के बताए गए जो भी सप्लीमेंट्स हैं, उन्हें 6 महीने तक ज़रूर लीजिए। क्या होता है कि बच्चा ज़्यादातर सो रहा होता है, माँओं के पास कोई काम नहीं होता है, लेटी रहती हैं या फिर मोबाइल देखती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आँखों पर असर पड़ता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जाकर वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल बहुत ज़्यादा ना देखें, टीवी बहुत ज़्यादा ना देखें, रेस्ट करें। 3-4 दिन बाद थोड़ा बहुत मूव कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव रहें और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि आपकी आँखों को अच्छा असर पड़े। ऐसा ना हो कि वो कुछ दिनों बाद जाकर वीक होने लगे। तो इसके लिए मोबाइल और टीवी को अवॉइड कीजिए। आफ्टर डिलीवरी टेक प्रॉपर डाइट। आपको डिलीवरी के बाद एक अच्छी तरीके से डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जैसे दलिया हो गया, घी की सब्ज़ी हो गई। आप फ्रेश फूड ही खाएं, फ्रेश फ्रूट्स लें। फूड जो है वो स्पाइसी ना हो, क्योंकि इससे आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इस दौरान अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस समय रेकमेंड नहीं करते हैं। तो बच्चे के लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए डाइट को प्रॉपर रखें, हेल्दी रखें। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ये नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। आप खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि पूरा दिन अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो पूरा दिन पिज़्ज़ा में ही खा लिया, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा पूरा दिन खा रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आज आपने बर्गर खा लिया है तो आप पूरा दिन अपनी जो डाइट है उसे मेंटेन करें, उसे प्रॉपर तरीके से लें। अब जैसे मैं अपनी कहूँ तो मैंने पूरे अपने 40 डेज़ में
सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी और रोटी और घी की सब्ज़ी या फिर तोरी की सब्ज़ी मैंने इसी तरीके से खाया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ जो भी मुझे दी जाती है, उससे मुझे, मेरे साथ मेरे बच्चे को भी बेनिफिट हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी जो मदर इन लॉ ने बनाई थी वो थी पंजीरी। पंजीरी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, ये ड्राई फ्रूट्स की बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो लड्डू बना के देते हैं जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक आटा होता है, गोंद होता है, सब कुछ होता है। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ का कुछ और कहना था। वो कहती हैं कि हम पूरी ज़िंदगी तो आटा खाते हैं, तो इस टाइम पे आटा क्यों खाना है, ऐसी चीज़ें खाना है जिससे आपको शक्ति मिले, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए। तो इस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। अब जैसे पंजीरी है, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मखाना है, काजू, बादाम, कमरकस, गोला। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं। खरबूजे की गिरी होती है, खरबूजे की गिरी वो एक स्नैक्स की तरह मुझे बना के देती थी, घी में फ्राई करके और नमक और काली मिर्च डालकर बना के रखा हुआ था। मैं कोई बिस्किट या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खाती थी, मैं सिर्फ यही खाती थी। और अब जैसे कि आपको भूख लगी है तो आप 2 पीस खा सकते हैं उसके, तो आपकी भूख भी सेटिस्फाई होती है। बच्चे के लिए रात रात भर जगना पड़ता है, बार बार फीड कराना पड़ता है, बार बार उठते हैं तो भूख तो लगना लाजमी है ना। तो जब भी उठते हैं तो आप ये खा सकते हैं, आपकी भूख सेटिस्फाई होती है। तो मेरा कुछ ऐसा रूटीन था कि मैं सुबह जब उठती थी तो 2 या 3 पीस लेकर और 1 गिलास दूध पीती थी, और बीच में एक बार शाम को यही ले लेती थी। 2 पीस लेने के बाद चाय भी ले लेती थी, और रात को 2 पीस लेके दूध पी लेती थी 1 गिलास। और बीच बीच में जो मेरा खाने का टाइमिंग था वो तो था ही, और उसके अंदर मैं बहुत सारा देसी घी लेती थी। तो ये मत सोचिए कि देसी घी खाने से मोटे हो जाएंगे, वो चीज़ आप बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देसी घी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक ग्रीस का काम करता है जिसे कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप घी खाएं। और साथ में पंजीरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी है। मेरा बस चले तो ये डिलीवरी का फेज़ नहीं भी है तो भी मैं बनवा कर खाती रहूँ, बनवा कर खाती रहूँ, मुझे उनकी हाथ की पसंद है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं सारे के सारे, वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंजीरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। कहीं पंजीरी बोलते हैं, कहीं पिन्नी बोलते हैं, अलग अलग तरीका है बोलने का। इसको अगर आप खाएंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपकी बॉडी की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होगी। साथ ही ये भी बोला जाता है कि बेल्ट लगाएं या नहीं लगाएं, इसमें 2 राय है, लेकिन मेरा कहना ये है, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप बेल्ट लगाएं। मैंने भी बेल्ट लगाई थी, इससे आपके वेस्ट एरिया को बहुत बेनिफिट मिलता है। आपकी जो बैक है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही आपको जो यूट्रस है वो वापस शेप में आता है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो बेल्ट को 4 से 5 घंटे दिन में ज़रूर लगाएं। इससे आपके ओवरऑल एरिया, जो आपका वेस्ट एरिया है, उसको बहुत हेल्प मिलती है। डिलीवरी के बाद एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे स्टिचेस खुल जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना। उसके लिए हमको स्टिचेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। स्टिचेस ना खुलें, इसके लिए धीरे धीरे चलें। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है तो हम तेज़ चलने लगते हैं। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे चलिए, और पैर जैसे फ़ोल्ड करके बैठते हैं ना, वैसे फ़ोल्ड करके ना बैठें। बच्चे को फ़ीड कराना है तो पिलो का सपोर्ट ले लें, आराम से बैठें और उसको फ़ीड कराएं। बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलें। साथ ही हेवी ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी चीज़ को ना उठाएं, इससे स्टिचेस खुलने का ख़तरा बढ़ जाता है। स्टिचेस में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए, जैसे डॉक्टर ने, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो डॉक्टर ने उस पर एक बड़ा सा बाउल था, उसके अंदर गुनगुना पानी करके, उसके अंदर एक पाउडर का वो था, सॉल्यूशन था, वो डाल के उसके अंदर 15 से 20 मिनट बैठना होता था। 15-20 मिनट बैठने के बाद उसको टॉवल से डैप करके, एयर ड्राई करके, उस पर ऑइंटमेंट लगा के फिर ड्रेसअप होना होता था। तो इस तरीके से हमें 2 बार करना होता है। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि आप जितनी बार भी मोशन पास करते हैं या फिर यूरिन करते हैं, आपको
ये प्रोसेस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो ल्यूकवार्म वाटर में करना है। आप बीटाडिन और उतना ही एक ढक्कन ले लिया आपने बीटाडिन और एक ढक्कन लिया आपने वाटर, उसको मिक्स किया और उस मिक्स करके उसे वॉश किया। जो क्लोथ है उसे डैप किया, कॉटन का क्लोथ होना चाहिए, उससे डैप किया, एयर ड्राई किया और आपको जो भी ऑइंटमेंट डॉक्टर ने दिया है उसको लगा दीजिए। ऐसे ही सेम आपका सी सेक्शन है, वहाँ पे भी डॉक्टर आपको यही बताते हैं, उस तरीके से आपको क्लीन करना होता है, वो पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो उस तरीके से आप हाइजीन अपना वो एरिया को क्लीन रख सकते हैं। आपको ये हर बार करना है, ऐसा नहीं कि ये बस सुबह और शाम कर दिया। अब जैसे डॉक्टर ने ये जो बाउल में बैठने का वो बताया होता है कि आपको 15 to 20 मिनट्स बैठना है, वो 2 टाइम करना होता है। लेकिन जो बीटाडिन से वॉश करना है और उसे क्लोथ से डैप करके एयर ड्राई करके क्रीम जो भी ऑइंटमेंट है वो लगाना है, वो आपको जब भी आप मोशन पास करेंगे या फिर जब भी यूरिन पास करेंगे आपको ये करना ही है। इससे आपके स्टिचेस क्लीन रहेंगे, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, 40 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है। ये हर लेडी को वेरी करता है कि उसे कितने दिन हो रही है। किसी को 10 दिन होती है, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 40 दिन तक भी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वो जो होता है वो गंदा खून होता है जो कि 3-4 दिन में बाहर आता है। उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है वो फ्लो में होती है। ये प्रेगनेंसी के टाइम जो जमा हुआ खून है वो सब बाहर आ रहा होता है। तो इसके लिए मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे ये डिलीवरी हुई थी मुझे गुड़, घी और ज़ीरा उसका एक मिक्सचर बना के दिया था। तो वो लेने से जो भी पेट में गंदगी होती है वो आपकी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरी क्लियर हो जाती है और उसके बाद जो आपका ब्लड का फ़्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से आना शुरू होता है। तो अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरी जो ब्लीडिंग है वो 20 से 22 दिन में ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये हर पर्सन का अलग होता है, किसी को 40 डेज़ भी लग जाते हैं। हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं इसलिए उसकी केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्री फीड और पोस्ट फीड अपनी ब्रेस्ट को क्लीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बच्चे को दूध पिलाने वाले हों हमें ब्रेस्ट को क्लीन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सोप से या फिर किसी केमिकल से वॉश करें, हार्श केमिकल से वॉश करें। आप उसे नॉर्मल प्योर वाटर से वॉश कर सकते हैं, तब बच्चे को फ़ीड करवाइए। और फ़ीड करवाने के बाद भी अपनी ब्रेस्ट को नॉर्मल वाटर से क्लीन कीजिए जिससे हाइजीन मेंटेन रहे, आपका ब्रेस्ट क्लीन रहे और इससे कोई चांस ही नहीं होगा कि आपके बच्चे तक इन्फेक्शन पहुँचे। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, उसमें दूध बहुत ज़्यादा भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा तो काफ़ी टाइम तक सोता रहता है और जो मिल्क सप्लाई है वो तो बनता रहता है, वो होता रहता है। तो हम कुछ कर नहीं सकते, बच्चा सो रहा है, वो उसने लंबे लंबे टाइम तक फीड नहीं लिया है तो दूध बहुत ज़्यादा भर गया होता है जिसकी वजह से हैवीनेस आ जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मेरा जब ऐसा हुआ था तो ब्रेस्ट काफ़ी पत्थर जैसा हो गया था, हेवी हो गया था और वो पोर्शन नीचे का पोर्शन जो पूरा रेड हो गया था और एक पत्थर जैसा फील आ रहा था उसके अंदर और दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि मुझे एक मेमोग्राफी करानी चाहिए। तो मैंने वो करवाई, उससे मुझे पता चला कि एक गांठ थी अंदर जो कि दूध की गांठ थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और मेडिसिन मैंने लिया और मैं ठीक हो गई। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बाद में बताया कि अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है और बच्चा उतना नहीं ले रहा है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मिल्क को, अपने हाथ से एक्सप्रेस कर लीजिए या फिर ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं उनसे एक्सप्रेस करके उनको अलग से कर दीजिए ताकि आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है, हैवीनेस का प्रॉब्लम है, वो ना हो। इससे कभी कभार क्या होता है सडनली आप बहुत ठंड लगने लगती है, फीवर भी आने लगता है। तो इसके लिए जब आपको ठंड लग रही है या फिर फीवर आ रहा है तो आप एक गरम गरम दूध ले सकते हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, गरम गरम सूप पी लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और कूल पैड जो होता है, जैसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेडनेस है, तो कूल पैड से उसकी सिकाई करेंगे तो भी आपको उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली दोनों साइड से दूध पिलाना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि 15 मिनट एक ब्रेस्ट से 15 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए ताकि जब आप एक ब्रेस्ट से उसको दूध पिला रहे हैं तो बच्चा सो जाता है बहुत जल्दी, आप पीते पीते दूध सो जाता है।
वो पूरी तरीके से नहीं पी पाता है। तो आपको क्या करना है कि पहले एक ब्रेस्ट से पिलाइए 10 मिनट उसे, उसके बाद उसे उठाकर दूसरे ब्रेस्ट से ज़रूर दूध पिलाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक हिंड मिल्क और फोम मिल्क होता है, दोनों का न्यूट्रिशन बच्चे को अच्छे से मिलता है। और ये न्यूट्रिशन जो होता है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाढ़ा दूध होता है, एक पतला दूध होता है। स्टार्टिंग में हमेशा पतला दूध आना शुरू होता है, फिर एक गाढ़ा दूध आना शुरू होता है। तो दोनों का ही न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है अगर वो दोनों ब्रेस्ट से दूध पीता है। तो मेरी मॉम उस वक्त कहती थी कि अगर तुम सो रही हो तो ऐसे हाथ ऊपर करके मत सो, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें जो दूध बन रहा है वो मिल्क जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे गिल्टी बन जाती है। तो अगर आपको कुछ गिल्टी या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं प्रिकॉशन के तौर पे। वो मेस्टेज हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। हो सके तो 10 से 15 मिनट सनलाइट ज़रूर लीजिए। ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में भी हेल्प करती है। अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक्टिविटीज़ इस दौरान भी करें। यही सिर्फ एक छोटा सा टाइम है, इसमें आप जितना अपने आप को खुश रखेंगे, जितना अपने आप को जैसे मैंने सुना है कि काफ़ी लोग डिप्रेसिव फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ लेटे रहना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। डिप्रेसिव फील मत कीजिए उस तरीके से, क्योंकि ये जो टाइम है लेटे रहने का ही नहीं है, आप थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कीजिए, चल फिर भी सकते हैं। तो यही वो प्रिकॉशन है जिन्हें आप अगर अभी ले लेंगे, इस टाइम पर ले लेंगे, तो आपको जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी को जो भी फेस करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से ही ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो आपको आगे चलकर वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस टॉपिक पर जो भी कंप्लीट इन्फो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर प्रेग्नेंट लेडी या फिर जो नई माँ हैं उनके साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर कि उनको राइट इन्फो हो। हम उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। फ्लरिश विद पायल उनके साथ है। स्टे ट्यून्ड।